नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हमने स्टार्ट की है अपनी कंप्लीट जीके और जीएस का फ्री कोर्स। आप इसके बाद आपको जीके और जीएस के लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं टू द पॉइंट वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी, जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या इधर उधर पूछी गई हैं। मैं इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगा कि ये भी रट लो ये भी रट लो, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। और ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आज हमने पॉलिटी स्टार्ट की है, धीरे धीरे हम बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज को मिस मत करिए। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सभी एग्जाम्स जो भी एसएससी कराता है सबके लिए महत्वपूर्ण है। हमारी वोकैब की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन करिए। उसमें क्विज भी चल रहा है। आप जो वीडियो है उसकी शिफ्ट वाइज क्विज आ रही है, मतलब जैसे सीजीएल के 18 जुलाई को पेपर हुआ तो उसकी शिफ्ट 1 उसका क्विज अलग है। हर एक का स्टार्ट और एंड बटन दिया गया है, आप एक बार क्विज पर जरूर विजिट कीजिए। आपको ऐसा क्विज या ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो आपके लिए मददगार साबित होगा इस तरीके से कहीं नहीं मिलेगा। यही सेम चीज़ हम जीएस के लिए भी आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटी की। पॉलिटी में हमारा सबसे पहला चैप्टर है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं समझाऊंगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, तो ऐसा नहीं होगा कि ये हिंदी वालों को दिक्कत होगी, दोनों को ही समझ में आ जाएगा वो। देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है। सबसे पहली बात हमें यह पता होनी चाहिए कि अगर हमसे पूछा जाए कि कंट्री का सुप्रीम लॉ कौन सा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है, सबसे पहली बात। दूसरी बात करते हैं कि ये इस धरती पर जितने भी कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी में लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भारतीय संविधान। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। इन्हें चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। और आपको बता देता हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी में और भी मेंबर्स थे जो इस वीडियो के लास्ट में आपको बताए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो पूरी देखिए तभी आपको फ़ायदा होगा। और जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप अपने नोट्स में या कॉपी पर लिखते जाइए, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा। सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। दूसरा मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इस धरती पर जितने भी देश हैं उनमें। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को चीफ आर्किटेक्ट भी बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं, जब भीमराव अंबेडकर जी चीफ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो उसी कैपेसिटी में, मतलब उसी पद पर रहते हुए वो लॉ मिनिस्टर भी थे। कौन थे? लॉ मिनिस्टर। आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी नहीं है। मतलब पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाई दी तो कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रहते हुए बनाएगी। आइए अगले उस पर बात करते हैं। आपको बता देते हैं, ये नाम आपको बिल्कुल बाई हार्ट याद कर लेने हैं। वो नाम कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के। देखिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखे हुए जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, वो लिखा किसने था? वो प्रेम बिहारी नारायण रईजादा ने लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण रईजादा ने लिखा है। तो आपको याद रखना है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन किया है वो किसने किया है? प्रेम बिहारी नारायण रईजादा ने। अब और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया गया। जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट जो प्रेम बिहारी नारायण रईजादा ने लिखी थी, उसको ब्यूटीफाई या डेकोरेट किसने किया? वो नंदलाल बोस जी और उनके डिसिपल, उनके शिष्य बेहोर राम मनोहर सिन्हा। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नंदलाल बोस, बेहोर राम मनोहर सिन्हा जी ने उसको ब्यूटीफाई किया, डेकोरेट किया। ये आज की स्थिति में अगर प्रेजेंट में बात करें तो पार्लियामेंट में रखा गया है, पार्लियामेंट हाउस में हीलियम फील्ड केस में प्रिजर्व किया गया है। एक हीलियम फील्ड केस है उसमें रखा गया है, इसको प्रिजर्व किया गया है ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट को, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रईजादा ने लिखा है और ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया है नंदलाल बोस और उनके डिसिपल बेहोर राम मनोहर सिन्हा जी ने।
अगली बात करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले जो आइडिया है सबसे पहले 1934 में दिया गया और किसने दिया? एम एन रॉय ने। किसने? एम एन रॉय। एम एन रॉय को इंडिया में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है उनका पायनियर माना गया है। मतलब सबसे पहले अगर कम्युनिस्ट मूवमेंट की इंडिया में शुरुआत की तो एम एन रॉय ने की, और एम एन रॉय ने ही 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रखा था। पूछा जाएगा आपसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले किसने रखा, तो आंसर होगा एम एन रॉय। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिस मत करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिखते जाइए, अपने नोट्स रेडी करते जाइए, और जब हम अपने यहाँ क्विज लेके आएंगे एक प्राइवेट चैनल पे जिसका हमने प्राइस 99 रुपये रखा है, जल्दी ही वो लॉन्च होगा। 99 रुपये में पूरे साल के लिए आपको पूरे एसएससी के जितने भी एग्जाम एसएससी कराती है उसके शिफ्ट वाइज स्टार्ट और एंड बटन के साथ, जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश का चल रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है, इसी तरीके से जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस का आपके लिए आएगा। अब देखते हैं 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियली डिमांड की थी लखनऊ सेशन में। तो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब की थी? ऑफिशियली डिमांड की लखनऊ सेशन में की थी 1936 में। उससे पहले 1934 में एम एन रॉय ने की थी, उसका आइडिया रखा था। अब बात करते हैं, अगर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम किया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी, जो 16 मई 1946 को आया था। इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को सुपरसीड कर दिया। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो कंट्री का फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट हुआ करता था। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नल एंड वॉइड हो गया। इससे क्या हुआ? जो डोमिनियन ऑफ इंडिया था वो अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया, मतलब भारतीय गणराज्य बन गया। आइए अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आपको बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर थे। कितने? 389 मेंबर थे। अगर इन 389 मेंबर्स की बात करें तो इन 389 में 292 जो थे इलेक्टेड मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। जैसे अगर बात करें, अगर अभी प्रेजेंट की स्थिति में बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर उन्हें राज्यसभा में कोई भेजना हो तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जनता नहीं करती है, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और उन्हें राज्यसभा में भेज देते हैं। इसी तरीके से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, यानी अगर उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, अगर वो कुछ लोगों को चुन के राज्यसभा में भेजेंगे तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, और जो बंदे निकल के मतलब जो चुन के आएंगे वही 292 थे। इसी तरीके से बोला गया है कि 292 मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट किए गए थे। जो प्रिंसली स्टेट थे, राजघराने थे, वहां से 93 मेंबर आए। अब आप टोटल चेक करेंगे तो 4 लोगों की कमी है। तो 4 जो मेंबर थे वो आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आए। चीफ कमिश्नर प्रोविंस 4 थे, एक दिल्ली था, एक अजमेर मारवाड़ था, एक कुर्ग था जो प्रेजेंट में कर्नाटका में है, कोडागू के नाम से जाना जाता है, और ब्रिटिश बलूचिस्तान। मैं वही फैक्ट बता रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इधर उधर कुछ भी नहीं घुमा रहा हूँ, आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ और वही आपको लिखना है। अगली बात करते हैं अब किस प्रोविंशियल या किस प्रिंसली स्टेट से या फिर किस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से कितने मेंबर आएंगे, तो वो रेशियो बताया गया कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक बंदा आएगा। तो 1 to 1 मिलियन रेशियो रखा गया। मैं इसको पढ़ के बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि उस पॉपुलेशन में, उस प्रोविंस में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, मान लो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड प्रोविंस की बात कर रहे हैं, तो यूनाइटेड प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो क्या करेगी कि यूनाइटेड प्रोविंस में मान लो सपोज 2 मिलियन लोग हैं, तो 1 मिलियन पे 1 सीट, तो 2 मिलियन पे 2 सीट, तो यूपी के जो यूनाइटेड प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 2 लोगों को चुन के भेजेगी इनडायरेक्ट इलेक्शन के साथ। अगला करते हैं हम, क्या है, द सीट इन द ईच प्रोविंस। जो हर एक प्रोविंस में जो सीट थी वो 3 भागों में बटी थी। 3 कम्युनिटी के लोग थे, एक तो जनरल, एक मुस्लिम और सिख ओनली पंजाब के लिए थे। तो पंजाब के केस में सिख और थे, बाकी सब जगह मुस्लिम और जनरल थे। क्लियर? 1:1 मिलियन याद रखना है, मुस्लिम, सिख ओनली पंजाब और जनरल याद रखना है।
ठीक है। और आपको बताते हैं जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो मेंबर इलेक्ट करके भेजे थे 292, उनके लिए जो मैकेनिज्म यूज की थी वो थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये आज भी यूज होती है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए प्रोसीजर है। इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने 292 मेंबर्स भेजे थे और प्रिंसली स्टेट ने नॉमिनेट करके भेजे। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें दोनों तरीके के मेंबर्स अवेलेबल थे। कौन कौन से? दोनों तरीके के मेंबर, मतलब पार्टली इलेक्टेड भी थे और पार्टली नॉमिनेटेड भी थे। मतलब ये यूपीएससी भी पूछ चुकी है इस चीज़ पे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं वो कुछ पार्टली इलेक्टेड हैं, मतलब कुछ लोग इलेक्टेड थे और कुछ लोग नॉमिनेटेड थे। अब आपको फिर से बताया जाता है कि जो इलेक्टेड थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। ये मैंने अभी आपको बताया, जैसे राज्यसभा वाला एग्जांपल दिया था, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए थे वो। क्लियर। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946। ध्यान रखिए 9 दिसंबर 1946। मगअप कर लीजिए ऐसे डेटा को जो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में आपके आएंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे प्री में और 25 क्वेश्चन मेंस में आएंगे। अगर सीजीएल की बात करें तो आपके 75 नंबर तो मेंस के हैं और 50 नंबर इसके हैं। आपके पूरे के पूरे 75 प्लस 50 125 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाना है, इधर उधर से नहीं आएगा। देखिए तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। पहला ये ध्यान रखना है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा? तो जो प्रेसिडेंट बने वो एक इंटरिम प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है। आपसे पूछा जाएगा कि अगर असेंबली में पहला दिन है और कोई प्रेसिडेंट नहीं चुना गया है तो इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बनता है? तो ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है। ये कोई यूएस की, यूके की, ब्रिटिश की प्रैक्टिस नहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया की प्रैक्टिस है। एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होगा वो आपके ओल्डेस्ट मेंबर जो होगा वो इंटरिम प्रेसिडेंट का काम करेगा। तो इंटरिम प्रेसिडेंट संविधान सभा के जो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई उसमें कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन बाद जब उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिए गए तो उनके नाम क्या क्या हैं वो आपको याद रखने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाइस प्रेसिडेंट बने और एच.सी. मुखर्जी वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे 11 दिसंबर 1946 को। आइए आगे बढ़ते हैं। बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बी.एन. राव हैं उनके बारे में और बातें जान लेते हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फर्स्ट इंडियन जज थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फर्स्ट इंडियन जज कौन थे? तो उनका नाम था बी.एन. राव। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी थे। और आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि इंटरिम प्रेसिडेंट कौन था? तो इंटरिम प्रेसिडेंट जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये ओल्डेस्ट मेंबर थे। ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो की गई वहाँ पे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री में ये प्रैक्टिस फॉलो होती थी। और 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। और आपको बी.एन. राव के बारे में मैंने बताया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फर्स्ट इंडियन जज बने थे वो, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी थे। क्लियर। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आइए अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। अगली स्लाइड में हम बी.एन. राव जी के बारे में थोड़ी सी बातें और करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे तो इन्होंने क्या क्या काम किए। देखिए बी.एन. राव जी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने क्या किया था? इनिशियल ड्राफ्ट दिया था फरवरी 1948 में, जिस पर डिबेट हुई, रिवाइज हुआ और फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949। अब आपको बताता हूँ ये इस दौरान अपने जब ड्राफ्टिंग एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे तो इन्होंने बहुत सारे कंट्री यूएस, यूके, आयरलैंड, कनाडा ये सब घूमने गए। तो आपको बता देते हैं ये यूएस में इन बंदे से मिले, इनका नाम याद रखना है, जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफ्यूटर। जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफ्यूटर से मिले थे। ये यूनाइटेड नेशन मतलब यूएस के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन्होंने न सलाह दी कि भाई आप अपने संविधान में ड्यू प्रोसेस का क्लॉज को इंक्लूड कीजिए, जिससे कि जुडिशरी अंडर बर्डन रहेगी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है
कि जो एक होता है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ का मतलब जो नियम कानून जिस प्रोसीजर से बनाए गए हैं वो सही है या नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि उस लॉ में जो लिखा हुआ है वो सब कुछ सही है या नहीं, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ सही है या नहीं, लॉ के प्रोविजन सही है या नहीं, उन्हें बोला जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगली बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली जाके एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इन्होंने क्या बोला था? declare that set up to scrutinize the draft of the text of the constitution prepared by the constitutional advisor। जो constitutional advisor जो हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर BN राव। जो BN राव जी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसको स्क्रूटनी करेंगे। वो कौन करेगा? ड्राफ्टिंग कमेटी करेगी। अब मैं आपसे कमेंट करके आप बताइए मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट है वो किसने लिखा? उनका नाम मुझे कमेंट करके आप बताइए। Giving effect to the decision take, so there already was a draft in the existence when committee was set up। मतलब BN राव जी ने एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का ड्राफ्ट दे दिया। अब ड्राफ्टिंग कमेटी इस पर विचार करेगी कैसे क्या करना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो लॉ मिनिस्टर भी थे, और साथ ही साथ इन्हें चीफ आर्किटेक्ट भी बोला गया है। आइए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब क्या हुआ? जब 11 दिसंबर हो गई तो 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला गया, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया, और जिसका मॉडिफाइड वर्जन आज के प्रियम्बल में रिफ्लेक्टेड है। मतलब इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रियम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को, वो 22 जनवरी 1947 को अप्रूव हो गया, अडॉप्ट कर लिया गया यूनिवर्सली। मतलब होता है एक मत से, कोई उसके विरोध में कोई भी वोट नहीं गिरे, और इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो प्रियम्बल में है। अब बात करते हैं चेंजेज बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट। इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 से क्या हुआ उसे देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, केवल और केवल जो प्रिंसली स्टेट की बात करें तो 93 प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स नॉमिनेट होके आए थे, तो सारे प्रिंसली स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे थे। तो जो प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले दूर रहे थे वो उन्होंने ग्रेजुअली ज्वाइन कर लिया, पहला। दूसरा, कब? जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। और माउंटबेटन प्लान के बारे में बता दूं, माउंटबेटन प्लान की डेट आपको याद रखनी है, 3 जून 1947, 3 जून 1947। क्लियर है? और दूसरा एक और लाइन ये लिखी है, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री द रिप्रेजेंटेटिव फॉर मोस्ट ऑफ द, मतलब जो प्रिंसली स्टेट थी बाकी बची हुई, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन, अपनी सीट ले ली असेंबली में, और जो मुस्लिम लीग के इंडियन डोमिनेंट के मेंबर थे वो भी असेंबली में ज्वाइन कर गए। देखिए क्या होता है, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है तो उससे असेंबली की पोजीशन क्या होती है कि वो फुली सोवरन हो जाती है, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। अब दूसरी बात, जब वो असेंबली अब लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई, मतलब इसका मतलब अब अगर असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कोई नियम कानून बना दिया है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो पहले से कानून चल रहे थे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। यही लिखा गया है, द एक्ट एम्पावर्ड असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया से संबंधित जो भी लॉ और कानून बनाए थे वो सारे के सारे बदल जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे अगर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो फुली सोवरन बॉडी बन गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद, तो उसके बाद वो सारे के सारे लॉ फॉलो होंगे जो असेंबली बनाएगी। जो ब्रिटिशर्स ने बनाए वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे। अब देखिए, असेंबली दो तरीके के फंक्शन करने लग गई जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया उसके बाद से। मतलब एक लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कर रही है और एक दूसरा फंक्शन भी कर रही है। वो कौन सा है? मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब दो तरीके के फंक्शन किए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है और ऑर्डिनरी लॉ को इनेक्ट करने के लिए भी काम कर रही है, मतलब एक लेजिस्लेटिव फंक्शन की तरह भी काम कर रही है। तो क्या हुआ, अब पार्लियामेंट में ऑल्टरनेट डेज पर यह होने लगा कि टू सेपरेट फंक्शंस वर असाइन टू द असेंबली, दैट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री के लिए ऑर्डिनरी लॉ बनाना एक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन था कि फ्री इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना।
तो ये सेपरेट डेज पर मिलते थे। अब ध्यान से सुनिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है फ्री इंडिया की सबसे पहली पार्लियामेंट बन गई। और आपको बता देते हैं, जिस दिन असेंबली एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम करती थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम करती थी, तो जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी तो प्रेसिडेंट होते थे जीवी ममलानकर, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी जीवी ममलानकर ही हैं। तो जीवी ममलानकर जी जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम करती थी तब वो प्रेसिडेंट होते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की बात आती थी, यानी कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी की तरह काम करती थी, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रेसिडेंट होते थे। जबकि मैंने आपको बताया था, जब 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया, उसके 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर 1946 को जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे वो आप मुझे बताइए। वो एच.सी. मुखर्जी थे। और जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब यहाँ बात हो रही है लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए, लेजिस्लेटिव फंक्शन काम कर रही है, तो जीवी ममलानकर जी हैं, एच.सी. मुखर्जी नहीं है, ध्यान रखना है आपको, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। और जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, दो 2 फंक्शंस कंटिन्यूड टिल नवंबर 26, 19 टास्क ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर। 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, वो ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, जो पाकिस्तान में लाई करती थी जो एरिया, वहाँ से उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली डाउन टू 299, अब 299 रह गई। अगेंस्ट 3, जो पहले 389 हुआ करती थी, वो 299 रह गई। और साथ ही साथ बोला गया है द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन प्रोविंस फॉर्मली ब्रिटिश प्रोविंस वर रिड्यूस 296 टू 229, और प्रिंसली स्टेट की 93 से लेके 73 तक हो गई। ये आप इतना याद नहीं रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको जो बताया जा रहा है वो ध्यान रखिए। अब देखते हैं अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड के बारे में। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने और क्या क्या फंक्शंस किए। सबसे पहले जो मई 1949 में कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को, इंडिया की कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया। ये डेट्स आपको याद रखनी है। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया। नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए थे 24 जनवरी 1950 को। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे नेशनल एंथम का नाम कमेंट करके बताइए और नेशनल सॉन्ग का नाम कमेंट करके बताइए कि ये दोनों में फ़र्क क्या है, क्या होता है, नेशनल एंथम क्या है और नेशनल सॉन्ग का नाम क्या है। क्लियर। अब बात करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो उसमें बहुत सारी कमेटियां थीं। उसमें 8 मेजर कमेटी थी और कुछ माइनर कमेटी थी। हम मेजर कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं और उनको कुछ याद करने की कोशिश भी करेंगे। जैसे यूनाइटेड पावर कमेटी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी, और दूसरी यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें तो वो भी जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। और अगर तीसरी एक और बात करें स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद द स्टेट, तो वो भी जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास 3 कमेटियां थी, एक यूनियन पावर कमेटी थी, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, एक नेगोशिएटिंग विद स्टेट यानी स्टेट्स कमेटी जो थी वो भी जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें तो वो सरदार पटेल जी के पास थी। ड्राफ्टिंग कमेटी डी.बी.आर. अम्बेडकर जी के पास, या मतलब उसके जो हेड थे वो बी.आर. अम्बेडकर जी थे। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो और भी मेंबर्स हैं वो इस वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी की बात करें तो उसमें जो हेड थे वो सरदार पटेल जी थे। मतलब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी सरदार पटेल जी के पास थी, और एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी वो भी सरदार पटेल जी के पास थी। बट इसकी 2 सब कमेटियाँ थीं, वो भी बताते हैं। इनमें फंडामेंटल राइट सब कमेटी जे.बी. कृपलानी जी के पास थी, और जो माइनॉरिटी सब कमेटी है वो एच.सी. मुखर्जी के पास थी। एच.सी. मुखर्जी जी 11 दिसंबर 1946 को वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के।
अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं और उनके पास ये दो कमेटी हैं और एक माइनर कमेटी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक नेशनल फ्लैग कमेटी, अगर एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। और दो मेजर कमेटियाँ थीं, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी। तो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग अगर बात करते हैं तो वो राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। जवाहरलाल नेहरू जी के पास यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी थी, जो कि स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करती थी। अगर प्रोविंशियल की बात करें तो सरदार पटेल जी पे थी। और एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज, वो भी सरदार पटेल जी के पास थी। उसमें दो सब कमेटियाँ होती थीं, एक जेबी कृपलानी जी के पास थी, वो थी फंडामेंटल राइट वाली। मतलब फंडामेंटल राइट पे क्या हो गई, कृपा हो गई, कृपलानी कृपा हो गई। और माइनॉरिटीज के पास एच सी मुखर्जी, ये सब कमेटी थी। आइए अब हम माइनर कमेटीज के बारे में बात कर लेते हैं। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन पर अगर कोई कमेटी बनी तो वो जीवी ममलानकर जी के पास थी। और जीवी ममलानकर जी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करती थी तब वो वहाँ पे प्रेसिडेंट का काम करते थे। अगर बिजनेस कमेटी की बात करें तो के एम मुंशी जी थे। अब आपको ऐसे याद कर सकते हैं कि बिजनेस कौन संभालते हैं, मुंशी जी तो बिजनेस का लेखा जोखा रखते हैं, तो के एम मुंशी जी। अगर हाउस कमेटी की बात करें तो बी पट्टाभी सीतारमैया। सीताराम सीताराम हर घर में लोग जप रहे हैं जब से अयोध्या का मंदिर बना है, तो पट्टाभी सीतारमैया हाउस कमेटी, हाउस मतलब घर और सीताराम, ठीक है। अगर पट्टाभी सीतारमैया जी की बात करूं तो उनके पास दो कमेटियां और थीं। उनमें एक नाम है कमेटी ऑन द चीफ कमिश्नर प्रोविंस। चीफ कमिश्नर प्रोविंस कितने थे, काउंटिंग मुझे कमेंट करके आप बताइए कि कितने चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस की कमेटी बी पट्टाभी सीतारमैया पे भी, क्योंकि सीताराम ही अयोध्या के कौन हैं, चीफ कमिश्नर हैं। और अगर पट्टाभी सीतारमैया जी की बात करें तो उनके पास लिंग्विस्ट प्रोविंस की कमेटी भी थी। अगर मैं आपसे बोलूं कि भगवान सीताराम हर एक की भाषा समझ लेते हैं, लिंग्विस्ट मतलब लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, तो गरीब की अमीर की कैसा भी हो, कैसा भी दुखड़ा हो, सब भाषाएं समझ लेते हैं। सीताराम सीताराम मतलब बी पट्टाभी सीतारमैया, ये मैंने आपको बता दिया। अगला हम बात करते हैं, अगर स्पेशल कमेटी की बात करें, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर एग्जामिन करना है तो कौन करेगा, हमारे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लाह और कृष्णा दोनों ने मिलके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है उसको एग्जामिन किया। क्रेडेंशियल कमेटी जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लाह और कृष्णा इन दोनों को ही क्रेडिट दिया गया, किसके लिए, ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो ड्राफ्ट है उसको एग्जामिन करने के लिए। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जामिन के लिए और क्रेडेंशियल कमेटी के लिए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को चुना गया। ये मैंने आपको बता दी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। नेशनल फ्लैग से रिलेटेड कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। और राजेंद्र प्रसाद जी के पास दो कमेटियां और थीं, एक थी स्टीयरिंग कमेटी और एक थी रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक है एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एस वरादा चेयर, मतलब वरादा चेयर मतलब वृद्ध और चेयर मतलब जो वृद्ध लोग हैं उन्हीं को चेयर दी जाएगी। यही सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है कि सीनियर सिटीजन को सबसे पहले चेयर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड कमेटी एस वरादा चेयर। क्लियर है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। आप इस पूरे जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ इसके नोट्स बनाइए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उस पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, हम जल्द ही आपके लिए एक टेलीग्राम का प्राइवेट चैनल लॉन्च करने वाले हैं जिसमें एसएससी जो भी एग्ज़ाम कराता है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, जेई, जेटीओ और जो भी हवलदार वाले और वट जो भी एग्ज़ाम कराता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंटेंट जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन सब में जो भी जीएस के क्वेश्चन आए हैं वो शिफ्ट वाइज स्टार्ट और एंड के बटन के साथ, मतलब स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो पहला क्वेश्चन खुलेगा, एंड पर क्लिक करोगे तो एंड, और उसमें जो आंसर होंगे वो ऑफिशियल आंसर की के जो आंसर की में दिए गए हैं वही आंसर्स होंगे। और आपको बता देता हूं, हमने उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। कुछ लोग कहेंगे कि उन करंट अफेयर तो पुराने हो जाएंगे, तो हम पिछले 5 सालों के उसमें कवर करेंगे, क्योंकि हमें पता चलता है कि करंट अफेयर में एसएससी क्या पूछ रहा है। सपोज उसने भारत रत्न अवार्ड पूछा है तो भारत रत्न हमें करके जाने हैं लेटेस्ट वाले, इसलिए मैंने उनको उसमें डाला है। और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जैसे आप अपने लीजर टाइम में यूज कर सकते हैं। एक साथ 2 पेपर लगा लिए, आपको पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक पर फोकस करना है।
25 क्वेश्चन होंगे, एक एवरेज अगर लगाते हैं हम, जैसे देखते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन आप 5 से 7 मिनट में अटैम्प्ट कर लोगे, आपको पता चल जाएगा हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है। इसी तरीके से वो साल भर तक आपके पास मेंबरशिप रहेगी उसकी, आप उसे ज्वाइन करिएगा जब हम लॉन्च करेंगे अभी जल्दी, और उसमें पिंड मैसेज में आप जो भी पेपर खोलना चाहें वो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। धीरे धीरे उसमें और भी पेपर इंक्लूड होते रहेंगे जो भी एग्जाम आपके पास कंडक्ट होता जाएगा। आइए ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो आपको बोला गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी बोर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम जुलाई 1947 टू 1948। ये याद रखना है कि जुलाई 1947 से लेके सितंबर 1948 तक इसने काम किया। ये 29 अगस्त 1947 को फॉर्म हुई थी। कब हुई थी? 29 अगस्त 1948, सॉरी 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को फॉर्म हुई थी। इसके मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों अय्यर और अयंगर ये दोनों लोग थे। के एम मुंशी जी थे। के एम मुंशी जी कौन से थे? बिजनेस कमेटी वाले। सैयद मोहम्मद सदाउल्ला थे। सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, के एम मुंशी जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एन गोपाला स्वामी अयंगर। अब दो लोगों के बारे में बात करते हैं। एन माधवराव इन प्लेस ऑफ बी एल मित्रा। सबसे पहले बी एल मित्रा थे जिनकी बुरी हेल्थ की वजह से, हेल्थ सही नहीं थी तो डेथ हो गई थी, उनकी जगह कौन आए थे? एन माधव राव। मित्र और माधव आपके मित्र हैं, मित्र जी चले गए तो माधव जी आ गए। डीपी खेतान रिप्लेस बाई टी कृष्णमचारी, मतलब डीपी खेतान रिप्लेस बाई टी कृष्णमचारी आफ्टर द खेतान डे, मतलब खेतान का आपने वो सुना होगा, खेतान के पंखे आते हैं, तो खेतान जो हैं वो उनकी डेथ कर गई, खेतान जी की, डीपी खेतान जी की वो 1948 में डेथ कर गई। उसके बाद टी कृष्णमचारी जी, कौन? कृष्णमचारी जी खेतान जी की जगह आ गए। तो अब हमारे पास अगर लेटेस्ट बंदे बोले जाएं जो उसमें थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, एन गोपाला स्वामी अयंगर जी, अय्यर और अयंगर दोनों लोग थे। आप ऐसे पूरा याद नहीं कर पाएंगे तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक करके याद करनी पड़ेगी। अय्यर अयंगर जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, मुंशी जी थे, सदाउल्ला जी थे और माधव राव जी थे और टी कृष्णमचारी। देखिए इसमें क्या है, इनकी डेथ करी गई, इनकी डेथ हुई है और इनकी डेथ हुई है, ये दोनों बाद में आए हैं, एन माधव राव और टी कृष्णमचारी। मतलब माधव और कृष्णा, कृष्ण भगवान जी को बोलते हैं, तो माधव और कृष्णा ये दोनों के दोनों। अब आपके दिमाग में ये आएगा ये भी कृष्णा है ये भी कृष्णा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये कृष्णा अय्यर वाले हैं, ये कृष्णमचारी हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारी पॉलिटी का जो पहला सेशन है वो कंप्लीट होता है। आगे हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे और आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन करिए, उससे आपको बाकी के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट करिए। मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरे चैनल पर जो भी वीडियो आ रही हैं अगर उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है तो सबसे पहले आप नोट्स बनाइए। साथ ही साथ टेलीग्राम पे जो इंग्लिश की वोकेबलरी है उसके क्विज आ रहे हैं, वो भी शिफ्ट वाइज आ रहे हैं, वो आपके लिए फ्री चल रहा है, बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। ऐसा आपके पास अभी तक अवेलेबल नहीं होगा। जिस तरीके से, जिस रिप्रेजेंटेशन से, जिस तरीके से मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो भी कंटेंट है वो अभी तक आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो आप उसको अटेम्प्ट करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अभी 4 या 3 महीने जो भी हैं एग्ज़ाम के, इस बार तो एसएससी सीजीएल में 10,000 से ऊपर वैकेंसी डिपार्टमेंट से मतलब पोस्ट की हैं, तो उम्मीद है कि 10,000 से ऊपर ही वैकेंसी आएंगी। तो आप लग जाइए, इस बार इंस्पेक्टर बन के ही रहना है। हम आपके साथ हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कमेंट करिए। जो कंटेंट लाना है हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लेके आएँ जो एग्ज़ाम में आपके लिए काम है। ये सीरीज ऐसी है, इसमें टू द पॉइंट बताया जा रहा है जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी में अगर आपके 5 क्वेश्चन बन जाएं तो आप समझ लेना कि आपका वीडियो देखना सफल हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।